तो टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। होपफुली आपने देख लिया होगा उनको और क्लियर भी कर लिया होगा। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 और क्रेडिट सिस्टम, साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना। साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। क्यू से है क्वेश्चन करना, या आपको वहीं पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन करना है, पूछना है, डिस्कस करना है, ठीक है। दूसरा, जैसे उसका इंफॉर्मेशन मिला है ना, जवाब मिला, उसको टेस्ट करना है। कैसे? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से क्लियर करो कि हाँ ठीक है, आपके हिसाब से, आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से सही है। तीसरा, फिर उसको एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करो कि ठीक है, अगर इसका जवाब ये है तो इसका मतलब कि इस तरीके से अगर टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, ये हम दिमाग लगा सकते हैं। अगला, कम्युनिकेट करो, है ना। कम्युनिकेट का मतलब होता है एवरीबॉडी कि आपको डिस्कस करना है किसी से, टीचर से करो, अपने दोस्तों से करो, पीयर ग्रुप से करो, है ना, भाई बहन को पढ़ाते हुए समझा दो, है ना, लेकिन कम्युनिकेट करो सच दैट जब हम एक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी से हमारे जहन में क्लियर होती है। अगला, अपने आप को ओपन माइंडनेस रखना है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप इतना श्योर नहीं हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। कैसे? क्वेश्चन करके, है ना, तर्क करके, वितर्क करके। एकदम क्लियर? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। ध्यान रहे कि जो एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन होंगे एवरीबॉडी, उस पर उतना ध्यान टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपका बेसिक उतना ही ज्यादा कमजोर है ना, तो इन दैट केस आप उसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकदम बेसिक से मैं बढ़ा रहा हूँ, कीवर्ड तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में अगर एक एक और चीज एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा लेक्चर में, फिर आपको लगेगा कि इतना बड़ा लेक्चर कौन देखे, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा आपकी तरफ से भी सहयोग रहेगा तो बेहतर रहेगा। बेहतरीन ये जर्नी हम काटेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग का मतलब क्या होता है? प्राइस को फिक्स कर दिया, एक लिमिट लगा दिया प्राइस पे, है ना। फेयर्स चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, नहीं। प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट, बिल्कुल। तो उसको एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एवरीबॉडी, है ना। तो एमआरपी हो गया, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता कोई भी दुकानदार उस पर्टिकुलर प्राइस के बिस्किट के पैकेट के लिए। तो ये करेक्ट आंसर है। प्राइस सेलिंग किस पे होता है? प्रिंटेड प्राइस ऑन बिस्किट पैकेट। एकदम क्लियर, गुड। देख सकते हैं सिंपल सा है, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमी विच इज ऑन इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो कितनी बार हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना। और हमसे क्या बोला? ट्रू। ट्रू पूछ रहा। द इकोनॉमी हैज टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्ट ऑफ वन कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कम्युनिटी। अभी पिछले लेक्चर में हमने करेक्ट यही वाला पढ़ा था ना, कि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना ही घटाना पड़ेगा, ओके। और उस वाले स्टेटमेंट में बोला था नहीं घटाना पड़ेगा, और वो गलत हमसे पूछा था, इसलिए उस वाले स्टेटमेंट को हमने किया था। और सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आता ही है सभी को एवरीबॉडी, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम एफिशिएंट होने के लिए मैं ये कर रहा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ जा रहा, जो चीजें आ जा रही मतलब, या फिर जो चीजें हमने रिपीट कर ली है इसी पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज। अब नेशनल इनकम जो है, या कह लीजिए कि पर्सनल इनकम इन टर्म ऑफ नेशनल इनकम कैसे डिफाइंड है, मतलब पर्सनल इनकम को डिफाइन करो। तो बोला कि नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करो, फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड को माइनस करो, देन कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करो, और ट्रांसफर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट। मतलब जो भी सब्सिडीज है ना, गवर्नमेंट डायरेक्ट डीपीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भेज रही है हाउस होल्ड को, उसको ऐड कर लो। तो बिल्कुल मेरे को तो सही, पहला ही सही लग रहा, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं कि नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करो, ठीक किया। कॉर्पोरेट टैक्स को क्या करो? माइनस करो, कर दिया। ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड, लेकिन इसमें वो कहाँ गया? क्या? नेट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिला, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरीके से अगला तो एनआई है ही नहीं इसमें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर एवरीबॉडी यही हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं। इसका आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, क्या? प्रॉफिट पर्सनल इनकम का क्या? नेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, हाउस होल्ड प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर मतलब वही डीपीटी जो हम गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली हाउस होल्ड को ट्रांसफर करती है। सबके बारे में आपको पता है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीप्लायर विल बी लोअर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। याद कीजिए मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर में काफी बार आपको बता चुका हूं। तो चारों में से बोला विल बी लोअर, मल्टीप्लायर विल बी लोअर विथ
विच ऑफ द फॉलोइंग, हाई मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, अगर लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे मतलब ज्यादा खर्च करेंगे तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा ना कि कम होगा, हमसे लोअर पूछा तो इसलिए पहला तो होगा नहीं। लो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, बिल्कुल तो यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। हमसे लोअर पूछा था, लोअर कब होगा, जब लोग कम खर्च करेंगे, तो कम खर्च करेंगे तो पैसा सर्कुलेशन में कम होगा, इसलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अच्छा ये देखो बाकी के लिए, हाई मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू इन्वेस्ट, चलो इन्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन वो क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट वो ज्यादा होगा, कह नहीं सकते, है ना। अगला सेव कर रहे हैं, सेव में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है एकदम श्योर शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला भी आप ध्यान रखो कि मल्टीप्लायर जो होता है 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अब एमपीसी क्या है ध्यान समझो, एमपीसी है हमारा मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन रेदर देन सेव। क्लियर है क्या, गुड। अब ध्यान समझो मल्टीप्लायर कैसे डिपेंड कर रहा एमपीसी पे, देखो अपॉन हुआ तो इनवर्स हुआ, लेकिन नेगेटिव लग गया तो इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर एमपीसी हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा, और एमपीसी लो होगा तो मल्टीप्लायर भी लो होगा। लोअर हमसे पूछा था, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी लोअर एमपीसी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सेट अप टू डील विद द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाज सेट अप अंडर द, अब ये चार ऑप्शन याद करो, 2010 में सेटअप किया गया था क्या, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो 2007 से लेकर 2012 तक हमारा चला 11 5 ईयर प्लान, कौन सा 11, फिर 2012 से 2017 12 5 ईयर प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया एवरीबॉडी 11 5 ईयर प्लान, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फार्मर लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया, ठीक है, हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ओके। प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट बाय इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ, बिल्कुल सही है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट बाय चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस, बिल्कुल। अब देखो पब्लिक सेक्टर है ना, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जब माफ करेगी लोन को, फार्मर्स के लोन को, तो ऑब्वियस है उन्हें बाकी चीजों के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगी, ज्यादा टैक्स लगाएंगी, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला, क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट बाय हायर बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल क्राउडिंग आउट होगा, मतलब ये देखेंगे कि वहां की गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा पैसा उधार ले रही है, तो ऑब्वियस है जो कंपनियां वगैरह मतलब जो इन्वेस्टर होंगे वो बाहर भागेंगे कि नहीं उतना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ से चलो दूर चलो। तो ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी देख लेते। क्राउडिंग इन इम्पैक्ट बाई हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज बैंक एनपीएस फॉल। अब ध्यान समझो इस स्टेटमेंट को अच्छे समझते हैं। तीसरा बोला क्राउडिंग आउट, चौथा बोला क्राउडिंग इन। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था इसको तो मैंने सोचा था कि यार देखो दोनों तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये क्राउडिंग आउट बोल रहा है, क्राउडिंग इन बोल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए समझो ध्यान से, ये बोल रहा कि क्राउडिंग आउट इसलिए होगा क्यों, क्योंकि हायर बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है ज्यादा बोरो करेगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग इन का एग्जाम्पल क्या दे रहा, वो ये दे रहा कि क्राउडिंग इन इसलिए होगा क्योंकि हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज बैंक एनपीएस फॉल, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। अब जो फार्मर्स के लोन थे उसको माफ कर दिया, तो जो एनपीएस था बैंक का क्या होगा, एनपीएस ऑब्वियस से घट जाएगा। अगर एनपीएस घट जाएगा इसका मतलब कि उनका जो अकाउंट है जिसका बैंक का, वो पॉजिटिव साइड में हो गया, मतलब अच्छा हो गया। अब अगर उनका अच्छा हो गया बैंक, अच्छा इन द सेंस कि उनका जो एनपीए घट गया, तो एनपीए घट गया तो अब वो लोन देने के लिए एलिजिबल हो गए बाकी लोगों को, तो उनका जो क्रेडिट अवेलेबल है वो हायर साइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग दूसरा चौथा जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्राउडिंग इन इम्पैक्ट बाय हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज बैंक एनपीए फॉल, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों के चारों सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। मैंने समझा दिया, होपफुली एक एक चीज आपको क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। याद कीजिए अभी ऊपर पर्सनल इनकम पढ़ा, लेकिन यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोल रहा। तो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फीस फाइन ईटीसी को हटा दो, वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। मतलब जो बचा उसको क्या करेंगे, डिस्पोज ही करेंगे, खर्च करेंगे, तो वही हो गया हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो, अदर मैंडेटरी पेमेंट जैसे फाइन फीस इन सबको हटा दो, जो बचा वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। क्लियर है क्या, गुड। नेक्स्ट, व्हेन अ प्राइस फॉल, जब
किसी कमोडिटी या गुड्स का प्राइस घटता है, reduces total expenditure and rises in price increase, it price elasticity of demand will be, फिर से एक बार पढ़ते हैं, when a fall in price of a commodity reduces total expenditure or rise in price increases it price elasticity of demand will be। चलो मैं समझा देता हूँ। बोल रहा कि मान लो कोई कमोडिटी है ए, तो उसका अगर प्राइस फॉल करता है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ए क्या है? प्राइस, और है एक्सपेंडिचर। और जब उसका प्राइस राइज करता है तो क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर भी उसका बढ़ जाता है। तो पूछ रहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या इन्फिनाइट होगा? आप ध्यान समझो। अगर प्राइस उसका घटा, क्या हुआ? प्राइस उसका घटा, है ना, तो उसका जो एक्सपेंडिचर उस पर हम कर रहे हैं वो भी घट गया, लेकिन उसका जब प्राइस बढ़ा तो उस पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। इसका मतलब कि वो नेसेसिटी गुड लग रहा मेरे को। अगर नेसेसिटी गुड है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोला। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू प्राइस। व्हेन अ फॉल इन प्राइस रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर और राइज इन प्राइसेस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर, डिमांड जो है इलास्टिक है और इसलिए हमेशा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1 होगा। अब यहाँ पे समझ लो ध्यान से, क्या कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक है तो ऑब्वियस 1 हो जाएगा, और अगर इन इलास्टिक है तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, मोर देन 1 होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया लेस देन 1। होपफुली आपको क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट, the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another without changing the level of satisfaction is known as। एक गुड को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहा विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके रुक जाओ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही करेक्ट आंसर होगा एवरीबॉडी। बस ये क्या है? टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान में रखना है। क्या कि marginal rate of substitution measures how much of one good a consumer is willing to give up for another while maintaining the same level of satisfaction. It reflects consumer preference and is represented by the slope of an indifference curve in economics. Clear? Good. Next, which of the following factor affect an individual demand for commodity? Individual का demand किसी commodity के लिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑब्वियस है ना, कम होगा तो कम खरीदेगा, कम होगा तो ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा होगा तो कम होगा, है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी ठीक बात है। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों डिमांड किसी कमोडिटी का, है ना, अफेक्ट होता है। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड? क्या क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड? गुड्स ओन प्राइस, ऑब्वियस है फर्क पड़ेगा, कम प्राइस होगा ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा प्राइस होगा कम खरीदेंगे, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये भी इंपैक्ट करेगा। तीसरा, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, ये भी करेगा। प्राइस ऑफ इनपुट इनटू प्रोडक्शन, क्या मतलब है हमें, है ना, हमें तो फाइनल गुड से मतलब है। दैट्स व्हाई डी जो है डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड्स। क्लियर? गुड। तो प्राइस ऑफ इनपुट इनटू प्रोडक्शन अफेक्ट सप्लाई नॉट डिमांड। दे इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इंपैक्ट्स प्राइस और सप्लाई डिसीजन बट नॉट डायरेक्टली द क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी एबीसी हमने देखा है कई बार, तो इसलिए हम नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। Which of the following factors signify monopolistic competition? देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? एक ऐसा कंपटीशन जहां पर बहुत सारे, है ना, सेलर होते हैं और डिफरेंशिएटेड मतलब कि लेस, मोर और लेस सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं वो, इक्वल टाइप का आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सिमिलर प्राइसेस पे, तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देख लेते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल। अगला, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, मैंने बता दिया एकदम। बैरियर टू एंट्री, देखो बैरियर नहीं होता, वो कोई भी आ जा सकता है, मतलब लेस बैरियर होता है, लेकिन ये तो बोला बैरियर टू एंट्री, ये तो नहीं होता। होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है एवरीबॉडी। पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया, पहला और दूसरा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, मान लो कि जो रेस्टोरेंट है ना, किसी सिटीज में, तो सारे सारे रेस्टोरेंट क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। और चाय वे बेचने वाले थोड़ा कम ज्यादा करके, है ना, कपड़े बेचने वाले, सारे के सारे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के वो पार्ट है। एकदम क्लियर हुआ? गुड। चाहो तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सेंट्रल फीचर नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है पूछ रहा। देयर इज जनरलाइज कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज मार्केट वैल्यू, ठीक है। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेंटली इन प्राइवेट हैंड, एकदम सही बात है। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल, एकदम सही है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग, नहीं, प्लानिंग नहीं होता है। प्लानिंग मतलब सेंट्रल प्लानिंग की बात कर रहा है, मतलब कि कोई स्टेट, मतलब कोई गवर्नमेंट जो है इसको प्लान करे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। वो क्या होता है? मार्केट ड्रिवन होता है। एवरीबॉडी कई बार देख चुके हैं हमने, क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक। तो इसलिए करेक्ट, जो हमसे नॉट करेक्ट पूछा था और नॉट करेक्ट है डी, इसलिए हो गया डी करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम आसान, आगे बढ़ जाए, गुड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान रहे, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है। 4 स्टेटमेंट। पहला, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर एट कॉमन प्राइसेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक बेस है ना, लेवल पे, बेस प्राइस पे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, किसको? रियल जीडीपी। Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if all resources were fully employed, बिल्कुल सही है everybody। तो पोटेंशियल जीडीपी का डिफिनेशन ये है कि रियल जीडीपी के इक्वल, सॉरी, पोटेंशियल जीडीपी वो होता है कि जो रियल जीडीपी के इक्वल हो अगर सारे के सारे चीजों को फुली यूटिलाइज किया जाए तो। अगला, नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी गिवन इन करंट प्राइसेस विदाउट एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, एकदम ठीक है। रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये भी ठीक है? हमसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा था एवरीबॉडी, लेकिन हमारा ये तो चारों के चारों करेक्ट हो गया, तो नॉट करेक्ट तो कोई मिल ही नहीं रहा, क्या बात करते हो? तो चारों के चारों सही है। एक बार देखते हैं इसका एक आंसर। बोला ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या बात है, वाह। So there does not seem to be an incorrect and one. However, if the question asks for not correct statement, we need to analyze each carefully. सब सही है, सब सही है, क्या फाइनल जवाब क्या दे रहा है बताओ? पोटेंशियल जीडीपी इज एन एस्टिमेट नॉट एग्जैक्ट रियल जीडीपी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल जीडीपी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट मीन इट ऑलवेज इक्वल टू रियल जीडीपी। ये बात समझ आया आपको क्या? कि मैक्सिमम पॉसिबल जीडीपी को बताता है वो पोटेंशियल जीडीपी, लेकिन वो हमेशा इक्वल, जरूरी नहीं कि वो रियल जीडीपी के इक्वल हो। दैट्स वाई ये वाला जो स्टेटमेंट है, कौन सा? पोटेंशियल जीडीपी, मतलब ऑप्शन बी, इसी को हम गलत मार्क करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। होपफुली आपको क्लियर है ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है, बताओ जल्दी, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका। एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, बिल्कुल सही है। एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, एकदम से। यूज एज ए यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, एकदम से। यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, बिल्कुल गलत। तो एवरीबॉडी सेम क्वेश्चन अभी पिछले लेक्चर में हमने किया था, उसमें क्या स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे दिया था, बोला था कौन कौन सा है ना फंक्शन है। देख रहे हो, इस तरीके से एलपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है ना। होपफुली आपको पता चल रहा होगा एक एक चीज, जो एनालिसिस वाला पॉइंट बोला था हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट में, उसका मतलब समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिसेशनरी गैप बोलते हैं एवरीबॉडी। क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट बजट पेश करने से पहले वो बताती है कि हमारा पोटेंशियल जीडीपी इतना है इस साल का, ठीक है। मान लो बोल दिया कि 100 लाख करोड़। अब 100 लाख करोड़ है, लेकिन हमारे मिला कितना? 90 लाख करोड़। तो ये जो गैप आया वो कौन सा गैप बोलेंगे? उसको रिसेशनरी गैप बोलेंगे। एकदम क्लियर है क्या? गुड। देख सकते हैं कि एक रिसेशनरी गैप अकर व्हेन द एक्चुअल इक्विलिब्रियम जीडीपी इज लोअर देन द पोटेंशियल जीडीपी, इंडिकेटिंग underutilization of resources, high unemployment or economic slowdown. This happens when aggregate demand is insufficient to achieve full employment output. एकदम क्लियर, गुड। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? अकर्स व्हेन एक्चुअल जीडीपी एक्सीड्स पोटेंशियल जीडीपी, मतलब बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो क्या? वो क्या बताता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ इकोनॉमी में। अगला, डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्या बोलता है? हैपन ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड इन द इकोनॉमी। सप्लाई साइड इन इन्फ्लेशन रिजल्ट फ्रॉम राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो आई होप कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। किधर? डिमांड कर्व, सप्लाई और डिमांड याद है ना आपको। तो डिमांड कर्व की तरफ जो है किस बढ़ते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। चेंज इन इट्स प्राइस, नहीं। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, ओके। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये तो बिल्कुल नहीं। अगला, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एकदम गलत। फिर पढ़ते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड कर्व, प्राइस तो होगा चाहिए ना, क्यों? क्योंकि अगर प्राइस में चेंज होगा तो ऑब्वियस है डिमांड कर्व जो है वो चेंज होगा या फिर उसमें मूवमेंट होगा। तो ऑप्शन ए होना चाहिए। देखते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन से। बोला मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसा क्यों? दिस इज नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज इट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। एकदम सही बात है। लीडिंग टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एकदम सही। तो कहने का मतलब हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा था, इस वजह से ये छोटा सा गलती हुआ। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी बोला है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो हमने देख लिया था सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं। बाकी चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम समझते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए। ठीक है, अब 100 रुपए आपने किसी दोस्त को उधार दे दिया। क्या कर दिया? दोस्त को उधार दे दिया। अब अगर आप दोस्त को उधार नहीं देते तो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज जो है उस 100 रुपए का आप क्या करते? आप बच्चों के लिए बुक लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? बुक खरीदते। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? ये बुक खरीदने को क्या बोलेंगे हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 5 करोड़ है। ठीक है, हाँ थोड़े से आप पैसे वाले हो गए हो, मान लेते हैं। तो आपके पास 5 करोड़ दे दिया मैंने कहा बताओ क्या करोगे? तो आपने कहा कि अभी के लिए तो मैंने इस 5 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक में, और अगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं खुद का बिजनेस कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया स्टॉक में, अगर आप ये ना करते तो आप दूसरा काम करते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी को कहते हैं क्या, कि आप जब किसी एक में जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए ना आपने या फिर स्पेंड किए, उसकी जगह पे अगर वो ना करते तो अगला बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन सा चूज करते, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब चारों में से देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। बिल्कुल करेक्ट है एवरीबॉडी, है ना? वैल्यूज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट सॉरी ऑल अपॉर्चुनिटी नहीं बोल रहा, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो कि मैंने आपको क्लियर करवाया है ना। तो ये देखो एक्सप्लेनेशन में बोला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी रिफर टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल बेनिफिट और वैल्यू दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इफ इट हैज बीन चूजन इन स्टेट। मैंने वही बताया आपको, 5 करोड़ क्या करोगे? या तो स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, और दूसरा बेस्ट क्या कर सकते थे? अपना बिजनेस खोल सकते थे। तो बाकी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो एक बार बहुत अच्छे से। ठीक, चलो एवरीबॉडी, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आई होप कि एवरीबॉडी हर एक लेक्चर में एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और कंफ्यूजन कहीं पे भी रहता होगा तो आप उसको डिस्कस कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, आज एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइन है क्या? तो बोलते हैं कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। ऐसा नहीं है कभी ये सोच रहे हो, कभी वो सोच रहे हो, कभी इसका सोच रहे हो, कभी उसका सोच रहे हो। अर्थ नहीं, जब तक आप एक सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल नहीं करोगे तब तक आपका जो मिशन है उसमें सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रहे कि आपको कमेंट में अपना स्कोर शेयर करना है, सच दैट एक ऑथेंटिसिटी है ना, और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे हमारे और आपके बीच में। क्यों? क्योंकि आप हमारे सामने क्लासरूम में हो नहीं सकते, मैं आपको असेस कर पाऊँ। तो असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो मेरे से, है ना, या फिर आप अपना स्कोर शेयर करते हो, सच दैट मेरे को भी पता चलता रहता है कि हाँ कितना बेहतर आप कर रहे हो या कितना बेहतरीन कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी। चलो आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में।